नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। चुड़ैल की दुख भरी कहानी। रामेश्वर बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पुलट कर रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आस-पास के जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने साधन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से पूरी तरह घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी। जिसमें से एक राम खिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन की ही वे व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से ये शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली में से जाग उठता था। रामखेलवन जी पास के ही एक गांव में रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई ना कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रामेश्वर बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रामदेसिये को जंगल की में चुड़ैल ने पकड़ लिया था तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक रामखेलवन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गढ़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी रामखेलवन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करते।
राम पर रामखेलावन की बातों को रामेश्वर बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, रामखेलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रामेश्वर बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रामेश्वर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे। शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। रामखेलावन थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्हें रामेश्वर बाबू के अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रामेश्वर बाबू के पास पहुंच गए और बिना जरमी किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रामेश्वर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर रामखेलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठे हुए रामखेलावन जी से बोले, रामखेलावन जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही रामखेलावन जी कहना शुरू किए, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वे इधर उधर जंगल में भटकती हुई रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों की नज़र उस पर पड़ी। वो लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही
सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं। पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रामखिलावन की बातों को सुनकर रामेश्वर बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रामेश्वर बाबू की ये हालत देखकर रामखिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी रामखिलावन जी यही सब सोच रहे थे, तभी रामेश्वर बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले रामखिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रामेश्वर बाबू पास की ही एक झाड़ी के कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर रामखिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले, कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दें। और अपने घर पर ही रुके। मैं कार्यालय में कुछ ज़रूरी कामकाज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। रामखिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को अपने साथ लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रामेश्वर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर अभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक में तो इन पत्तियों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदाकर मुझे नहीं दे दिए। पर रामेश्वर बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते रहते हैं। ना ना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते।
यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव घर के ही लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सूखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सूखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, ये चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दिया था, पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया, पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वे सब आजमा लिया। राम खिलवन जी सूखा बाबा के ही बगल में बैठे हुए अपनी लड़की को आवाज़ लगाए। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलवन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो। अगर ना करती है तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलवन जी की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे ये क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलवन जी की बहू तो काफी शांत हो गई। और वहीं आंगन में ही एक तरफ पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम खिलवन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलवन जी की ओर देखकर बोली, बाबू बाबू, भाऊजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शान से बैठ गई। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर वो चुड़ैल इतने बड़े सोखा के बस में नहीं आई। वे 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है।
आखिर वह कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सूखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने रामखिलावन जी की ओर देखा, पर कुछ बोले इससे पहले ही रामखिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रामेश्वर बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सूखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रामेश्वर बाबू तो बहुत पहुंचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्री दो चार पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो रामखिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और आगे रामेश्वर बाबू का गुणगान करने लगे। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रामेश्वर बाबू की साइकिल वहां रुकी। रामेश्वर बाबू को देखते ही रामखिलावन जी दौड़कर रामेश्वर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रामेश्वर बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रामेश्वर बाबू के इतने कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रामेश्वर बाबू की जयरमी करने लगे। रामेश्वर बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रामेश्वर बाबू ने रामखिलावन जी की बहू को घर में बाहर बुलाया। वे काफ़ी शांत थी, पर रामेश्वर बाबू को लगा कि अभी भी वे चुड़ैल वही हैं और पत्ते का असर ख़त्म होते ही फिर से उसे जकड़ लेगी। रामेश्वर बाबू ने रामखिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे ये क्या! रामखिलावन जी की बहू घबरा कर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अब मैं कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर रामखिलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रामेश्वर बाबू, इसलिए छोड़िएगा नहीं, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल रामखिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रामेश्वर बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रामेश्वर बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे रामखिलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़े? इस पर वह चुड़ैल
गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय में लकड़ियाँ लेने जंगल में प्रवेश किया। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता ही भटक गई। तब तक रात होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात में इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाऊं। इसलिए मैं हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग ज़रूर मुझे खोजने आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वे रात शायद मेरे जीवन के लिए ही आई थी। मैं जिस पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वे प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप में हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वे जोरदार ढंग से अटैक किया और मुझे कई प्रेतनी के समझ कर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा निवास है। मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल के बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वे मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर वो और ज़ोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा। मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि उसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाए। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम खिलेवन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रामचंद्र बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसे के प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसके को पीने के लिए दे दिया। दो चार घूंट पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वे प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट में ही बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों के पता नहीं, कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई।
कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे ये क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वे प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया। और ज़मीन पर गिरने से कुछ ही समय बाद मेरी यही लीला हो गई थी। इतना कहने के साथ ही वे चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रामेश्वर बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते रामेश्वर बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बख्श इन लोगों को, बाकी भूत प्रेतों को कैसे निपटना है वे तू मुझ पर छोड़। इसके बाद रामेश्वर बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कुबुलवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो पंडित रामेश्वर बाबू ने उस चुड़ैल से गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से उन गांव वालों की रक्षा कर पाए? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।